चलो बेटा स्टार्ट करते हैं ना। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा। और लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने कल की क्लासेस में जो डिस्कस किया था वो क्या डिस्कस किया था। स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस किया था, केमिस्ट्री क्या होती है और बेसिक उसके इंपॉर्टेंस क्या क्या है, मैटर क्या होता है, स्टेट्स ऑफ मैटर क्या क्या होते हैं, है ना। तो उसके आगे डिस्कस करते हैं आज से। चलो इसके ऊपर ग्रीन बोर्ड के ऊपर देखना ध्यान से, ठीक है। अब क्या है हमारे लिए, जो हमको पढ़ना है टॉपिक वो क्या है कि इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या टॉपिक पढ़ना है? इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इंटर कन्वर्जन बिटवीन स्टेट्स ऑफ मैटर। बहुत ही सिंपल सी चीज है। इसके अंदर क्या होगा हमारे लिए कि स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज हो रही है, मतलब सॉलिड लिक्विड के अंदर चेंज हो सकता है। कैसे? जैसे अगर मेरे पास सॉलिड है तो सॉलिड को अगर मैं हीट करूं तो वो क्या हो जाएगा, किसके अंदर चेंज हो जाएगा हीट करने पे? लिक्विड के अंदर चेंज हो जाएगा। और लिक्विड को हीट कर दूं तो वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा बेटा? गैस के अंदर चेंज हो जाएगा। अब गैस को कूल डाउन कर दूं तो वो किसके अंदर चेंज हो जाएगी? लिक्विड के अंदर। और लिक्विड को भी कूल डाउन कर दूं तो वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा? सॉलिड के अंदर। तो ये हमारे पास क्या हो सकता है? इंटर कन्वर्जन हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से इंटर कन्वर्जन देखिए। कभी कभी तो सॉलिड और गैस आपस में इंटर कन्वर्ट हो सकती है, जिसको हम लोग सब्लिमेशन नाम देते हैं। जैसे सॉलिड टू गैस, ये वाला प्रोसेस डायरेक्ट भी हो सकता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं? सब्लिमेशन। ये सारे प्रोसेस हम लोग तो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने। और इसको क्या बोलते हैं? जब गैस सॉलिड के अंदर चेंज होती है इसको बोलते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन। और सॉलिड जब गैस में चेंज होता है सब्लिमेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है सब्लिमेशन का? जैसे हमारे पास कोई कंपाउंड है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ सब्लिमेशन का एग्जाम्पल। तो एक कंपाउंड पढ़ा था हमने जिसका नाम है अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। ये NH4Cl सॉलिड फॉर्म में रहता है और अगर हम इसको हीट कर देते हैं बेटा, हीट करने पे ये किसके अंदर चेंज हो जाता है? NH4Cl वेपर के अंदर चेंज हो जाता है। किसके अंदर चेंज हो जाएगा? वेपर के अंदर। तो ये सब्लिमेशन का प्रोसेस है, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक्चुअली में होता क्या है कि जो हमारे पास सॉलिड के पार्टिकल है वो टाइटली पैक्ड है। ये तो बात हमें मालूम है। सॉलिड के पार्टिकल कैसे होते हैं? टाइटली पैक्ड होते हैं। अब ये जो टाइटली पैक्ड पार्टिकल है सॉलिड के, अगर मैं इनको हीट देता हूँ, क्या देता हूँ? हीट। तो हीट देने से क्या होता है, इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो जैसे ही मैंने इनको हीट प्रोवाइड की तो हीट प्रोवाइड करने से इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा? इंक्रीज हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से इनके मोशन इंक्रीज हो जाएंगे। और मोशन इंक्रीज होगा तो ये किसके अंदर चेंज हो जाएंगे? लिक्विड के अंदर चेंज हो जाएंगे। तो लिक्विड्स में देखो भाई, लिक्विड्स में ये पार्टिकल कैसे मूव कर रहे होंगे? नहीं कर रहे होंगे, इनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग आ जाएगी। तो ये लिक्विड्स बन जाएंगे। लिक्विड्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है? ज्यादा होती है। सब और ज्यादा हीट कर दूं, और ज्यादा हीट कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो पार्टिकल और दूर दूर मूव कर जाएंगे, इनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो ये गैसेस बन जाएंगी हमारे लिए। तो यहाँ पे हमें एक बात पता चली कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। अगर हम लोग हीट दे रहे हैं मतलब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो वहां पे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो सॉलिड के केस में लो काइनेटिक एनर्जी है, लिक्विड्स के केस में हाई हो जाती है और गैसेस के केस में और भी ज्यादा हो जाती है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अगर आप आगे चल के देखोगे तो हमारे पास फॉर्मूला भी आता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 KB/T। ये वाला फॉर्मूला हम लोग ड्राइव करेंगे आगे चल के। जो स्टेट्स ऑफ मैटर नाम का चैप्टर होगा उसके अंदर ये वाला हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे। इसमें 3/2 और के बी जो होता है वो कांस्टेंट होता है। इसके अंदर 3/2 और के बी क्या है? कांस्टेंट है। ये 3/2 कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है ही। के बी क्या होता है? के बी की वैल्यू क्या? के बी को हम लोग बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। के बी क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। तो इसकी भी वैल्यू फिक्स होती है।
तो ये हम लोग काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। अब जो हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्या पढ़ना है भाई? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैटर को क्लासिफाई करने का तरीका मैंने कल ही बताया था कि हम इसको फिजिकली भी क्लासिफाई कर सकते हैं, तो स्टेट्स ऑफ मैटर आती हैं। तो अब यहाँ पे जनरली हम लोग किसकी बात कर रहे होंगे? केमिकल क्लासिफिकेशन की बात कर रहे होंगे। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारे लिए क्या होगा बेटा? दो तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। एक होंगे हमारे लिए प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस, और एक क्या होंगे हमारे लिए? इम्प्योर सब्सटेंसेस, इम्प्योर सब्सटेंसेस। यही जो प्योर सब्सटेंसेस हैं इनको ही क्या नाम देते हैं हम लोग? इनको नाम, ये जो इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं इनको नाम देते हैं हम लोग मिक्सचर्स का। क्या नाम देते हैं? मिक्सचर्स, इम्प्योर वालों को। और प्योर सब्सटेंसेस के अंदर फर्दर डिवीजन होता है हमारे लिए। इसके अंदर हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। और किसके बारे में पढ़ेंगे? मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? कंपाउंड्स के बारे में। और फिर इम्प्योर सब्सटेंसेस भी दो तरीके के होते हैं, मिक्सचर्स दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, और एक होते हैं हमारे लिए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और एक कैसे होते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले हमें पढ़ना है वो पढ़ना है किसके बारे में? प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जिनमें सेम टाइप ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट हो। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जिनमें सेम टाइप ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट हो। इट कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स। जो भी प्योर सब्सटेंसेस होंगे उनमें सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स होंगे। अब वो पार्टिकल क्या हो सकते हैं? कोई भी एटम हो सकते हैं, या क्या हो सकते हैं? कोई भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है भाई, तो कोई भी आइटम्स हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं? कोई भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। और दे हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, दे हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन मीनिंग उनके अंदर, जैसे अगर हम लोग बात करें प्योर सब्सटेंसेस दो तरीके के होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो एलिमेंट तो हमारे लिए क्या होंगे? जो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल होंगे, एटम से मिलकर बने होंगे, और उनसे छोटा और कुछ होता नहीं है। एलिमेंट से छोटा और कुछ होगा नहीं। तो उनका कॉम्पोजिशन, और कंपाउंड्स में भी एलिमेंट का कॉम्पोजिशन क्या होता है? फिक्स होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो एलिमेंट्स के बारे में भी लिख लेते बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एलिमेंट्स के बारे में। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट करना चाहिए वो क्या है हमारे लिए? दे कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। दे कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। यहां पे हमारे पास क्या है कि वो एक ही एटम से मिलके बने होंगे। दूसरा क्या पॉइंट नोट करना चाहिए? दे आर सिंपलेस्ट सब्सटेंस, दे आर simplest substance, they are simplest substance which cannot be broken down, which cannot be further, which cannot be further broken down। अब ये सारी चीजें हम लोग 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना? तो बस रिवीजन ही चल रहा है एक तरीके से। अच्छा, और देयर आर 118 एलिमेंट्स, है ना भाई? कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास? 118 एलिमेंट्स हैं। और अब क्या बात है, एलिमेंट्स के लिए एक प्रॉपर्टी और मैं बता देता हूं, वो भी नोट करो। वो क्या है कि देखना, दे कैन एग्जिस्ट, दे कैन एग्जिस्ट
as atoms or molecules. They can exist as atoms or molecules. वो एटम के फॉर्म में भी रह सकते हैं और मॉलिक्यूल के फॉर्मेट पे भी रह सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। जैसे हम लोग बात करें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन H अकेला थोड़ी ना मिलेगा, हमें H2 के फॉर्म में मिलेगा, तो H2 तो एक मॉलिक्यूल हो गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें हीलियम, तो हीलियम हमें एक एटम के फॉर्मेट में मिल जाएगा। लिथियम, लिथियम भी हमें एटम के फॉर्मेट में मिल जाएगा। बेरिलियम, बेरिलियम भी हमें मेटल के फॉर्मेट में मिल जाएगा। बोरॉन, बोरॉन भी हमें एज इट इज मिल जाएगा। फिर कार्बन की बात करें, कार्बन भी एज इट इज मिल जाता है। फिर नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्मेट में मिलता है ना भाई। तो ये क्या है, हमारे लिए मॉलिक्यूल्स है, और ये किस फॉर्मेट में मिल रहा है, एटम के फॉर्मेट में मिल रहे हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, किस फॉर्मेट में मिल रहा है, ये मॉलिक्यूल के फॉर्मेट में मिल रहा है। लेकिन ये हमें किस फॉर्मेट में मिल रहा है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सब हमारे लिए किस फॉर्मेट में मिल रहे हैं, एटम के फॉर्मेट में मिल रहे हैं। ये एटम के फॉर्म में ही मिल जाएंगे डायरेक्टली। और फिर नाइट्रोजन देखो, ये फिर से मॉलिक्यूल के फॉर्मेट में मिल रहा है। ठीक है भाई, तो ये सब हम लोग इनसे देख सकते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब एटम की बात चल रही, तो एटम के बारे में भी पढ़ लेते हैं और मॉलिक्यूल के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखेंगे हम लोग, व्हाट इज एन एटम। इस एटम के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो एटम क्या होता है हमारे लिए, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। क्या बोला मैंने, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। जो एलिमेंट में सबसे छोटा पार्टिकल होगा वही एटम होगा। तो जैसे H2 एक एलिमेंट है, तो इसके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन एलिमेंट में हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, एक एटम हो जाएगा। ये दो एटम से मिलके बना है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं आपको बताऊं, सोडियम हुआ, है ना भाई, और क्या हुआ, कॉपर या फिर सिल्वर, ये सब हमारे लिए क्या हो जाएंगे, एटम्स। आर एग्जिस्ट फ्रीली, आर एग्जिस्टिंग फ्रीली, ये फ्रीली एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब एटम के फॉर्मेट में आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं कि एटम्स मे और मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, मतलब हमारे पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल होंगे जो फ्रीली नहीं एग्जिस्ट करते। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हमें मॉलिक्यूल के फॉर्मेट में मिलेगा। कैसे मिलेगा, H2 मॉलिक्यूल बना के। अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का एटम मुझे मॉलिक्यूल के फॉर्मेट में मिलता है, N2 बना के मिलता है। और अगर हम लोग बात करें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटम मुझे ऑक्सीजन अकेला थोड़ी ना मिलता, O2 के फॉर्मेट में मिलता है। और बात करें आयोडीन, तो आयोडीन किस फॉर्मेट में मिलता है, I2 के फॉर्मेट में मिलता है। इसी तरीके से क्लोरीन, तो क्लोरीन Cl2 के फॉर्मेट में मिलता है। देख रहे हो, ये डाई मतलब एक तरीके से डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्मेट में मिल रहे हैं हमें ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारे लिए वो क्या है, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल के बारे में भी पढ़ लेते हैं, मॉलिक्यूल क्या होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूल। बात ही सिंपल सिंपल सा है, ये 9th क्लास का चल रहा है बस काम, उसी को रिवाइज करते जा रहे हैं। तो अब देखो मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ते हैं। मॉलिक्यूल क्या होते हैं हमारे लिए, दे आर मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम्स। क्या लिखेंगे सबसे पहले, दे आर मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम्स। दो या दो से ज्यादा एटम्स रिक्वायर्ड होंगे एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। एक सिंगल एटम को हम मॉलिक्यूल नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, और क्या होगा, सम एलिमेंट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल, सम एलिमेंट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल, जो हमने अभी पीछे देखा है ना भाई। जैसे हाइड्रोजन को देखा तो H2 मॉलिक्यूल के फॉर्मेट में मिल रहा था। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो इसके। एग्जाम्पल क्या है, H2, है ना भाई, N2, O2, Cl2, Br2, I2, O3 एटसेट्रा। ये सब हमारे लिए क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं हमारे लिए कि कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस होता है, तो उसके बारे में भी लिख लेते हैं हम लोग। तो कंपाउंड, अब नेक्स्ट हेडिंग हम लोग को जो पढ़नी है वो क्या है, कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, कंपाउंड्स।
ठीक है भाई। अब कंपाउंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कंपाउंड्स के बारे में आप सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, व्हेन, पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख लो, व्हेन टू और मोर atoms, when two or more atoms of different element, of different elements, when two or more atoms of different elements combine together, combine together, ठीक है भाई, in a fixed ratio, in a fixed ratio, the molecule of a compound is formed, of a compound is formed। मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात लिखी है वो क्या बात लिखी है, इसको अंडरलाइन कर लेते कि when two or more atoms of different element, वो दूसरे दूसरे एलिमेंट होने चाहिए। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, एग्जांपल के तौर पे देखिए, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, एग्जांपल के तौर पे H2O। अब देखो इसमें दो और दो से ज्यादा एटम है, पहली बात तो ये भी सही है। और कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट, एलिमेंट कौन कौन से प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हम वाटर को एक कंपाउंड बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कंपाउंड बोल सकते हैं। ठीक है, तो वाटर एक मॉलिक्यूल भी और कंपाउंड भी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें दो या दो से ज्यादा एटम प्रेजेंट है। एटम कितने प्रेजेंट है इसके अंदर, नंबर ऑफ एटम देखें हम लोग, इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स तो निकल के आ रहे 3, लेकिन वो 3 में दो एक जैसे, मतलब दो हाइड्रोजन के एटम है और एक किसका एटम है, ऑक्सीजन का एटम है। तो फिर यहाँ पे वही बात है कि ये हमारे लिए दो दो से ज्यादा ही है, 3 एटम है। और फिर क्या बात हुई है यहाँ पे कि हमारे पास हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन, मतलब डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट है। तो हम वाटर को क्या बोलेंगे, एक कंपाउंड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कंपाउंड। वाटर इज अ कंपाउंड। और मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जो सेम टाइप का पार्टिकल से मिलके बन रहा हो, तो ये को मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, तो कंपाउंड के लिए एक बात और नोट करना बेटा कि कंपाउंड्स आर होमोजीनियस, आर ऑलवेज होमोजीनियस। ठीक है भाई। अच्छा, फिक्स्ड रेशियो बात हुई थी पहले, किसकी बात हुई थी, एक कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो, ये वाली बात लिखी हुई है ना, दे कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। तो वही बात मैंने यहाँ पे बताई है कि जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो ये फिक्स रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं। मतलब दो एटम तो हाइड्रोजन के आ रहे हैं और एक एटम किसका आ रहा है, ऑक्सीजन का। तभी हमारे लिए क्या फॉर्म हो पा रहा है, वाटर फॉर्म हो पा रहा है। तभी इनसे मिलके क्या बन रहा है हमारे लिए, H2O बन पा रहा है। ठीक है। अब मैं ऐसा करूं कि इनको 2:2 रेशियो में मिला के देखता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ऐसा करता हूं कि मैं क्या करता हूं, एग्जाम्पल के तौर पे दो हाइड्रोजन ले लेता हूं और दो क्या ले लेता हूं, ऑक्सीजन। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर हम लोग रेशियो देखें वो कितना आ जाएगा, 2:2 आ जाएगा। तो अगर हम लोग इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, H2O2। तो क्या ये पानी है, ये पानी नहीं है, दिस इज नॉट वाटर, है ना भाई। यहाँ पे क्या हो गया, रेशियो चेंज कर दिया हमने। तो अगर हम रेशियो चेंज कर देते हैं तो हमारे लिए मॉलिक्यूल भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। दिस इज नॉट वाटर, दिस इज नॉट वाटर। वाई दिस इज नॉट वाटर, बिकॉज वी हैव चेंज द रेशियो, है ना भाई। वाई, अगर कोई तुमसे पूछे वाई, तो तुम इसका आंसर क्या बताओगे, बिकॉज वी हैव चेंज द रेशियो। इसका सिंपल आंसर क्या होगा, बिकॉज we have changed the ratio of atoms combining, of atoms combining। जो एटम कंबाइन हो रहे हैं उनका हमने रेशियो चेंज कर दिया, तो ये पानी नहीं बना, अब ये कोई और कंपाउंड बन गया, ये हमारे लिए पानी नहीं है। दिस इज नॉट वाटर, लिखा है ना, दिस इज नॉट वाटर। क्यों नहीं है, इसका रीजन मैंने आपको बताया, बिकॉज
वी हैव चेंज द रेशियो ऑफ एटम्स कंबाइनिंग। आगे बढ़े, अब देखते हैं हम लोग किसके बारे में, जो नेक्स्ट हमको पढ़ना है मिक्सचर्स के बारे में। होमोजीनियस का मतलब क्या है, वो सेम टाइप के पार्टिकल से मिलके बने होंगे और सेम टाइप के पार्टिकल्स में मिक्स भी हो जाएंगे, मतलब वाटर वाटर के अंदर मिक्स हो जाएगा, सिंपल सी बात है, होमोजीनियस है। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है मिक्सचर का। मिक्सचर्स, मिक्सचर्स क्या होते हैं भाई, ये तो अभी पता है, इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। मिक्सचर क्या होंगे, इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। दे आर इम्प्योर सब्सटेंसेस, वो इम्प्योर सब्सटेंसेस से मिलके बने होते हैं। अच्छा, और क्या बात है भाई, उनमें कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होता है। देयर इज नो फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, देयर इज नो फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, उनमें कोई फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं होगा। ठीक है भाई, दे डू नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे डू नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये उनके फिक्स नहीं होते मिक्सचर्स के लिए। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या नहीं होंगे बेटा, फिक्स। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात करें एयर के लिए, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर के हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या था भाई, मिक्सचर्स के बारे में था। अब मिक्सचर्स भी दो टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं मिक्सचर, दो टाइप के होते हैं। एक कौन कौन से होते हैं, होमोजीनियस, अभी बताया था होमोजीनियस मिक्सचर, और एक कौन से होते हैं हमारे लिए, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक होंगे हमारे लिए हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। तो इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में भी, और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो होमोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में हेडिंग लिख लेते हैं अब हम लोग, होमोजीनियस मिक्सचर्स। ठीक है, अब देखो होमोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में क्या क्या पढ़ना है, देखो, दे द components completely mix with each other, the components completely mix with each other, mix with each other। तो ये अपने आप मतलब जो भी कंपोनेंट है इस होमोजीनियस मिक्सचर में वो मिक्स हो जाएंगे। अच्छा, और इसके अंदर आप ऐसे भी लिख सकते हो, नो बाउंड्री इज विजिबल, यहाँ पे ऐसे लिखो तो ज्यादा सही रहेगा, नो बाउंड्री इज विजिबल, आपको कोई बाउंड्री नजर नहीं आएगी। ठीक है, ये इस तरीके से मिक्स हो जाते हैं कि आप सेपरेट आउट ही ना कर पाओ, मतलब एक तरीके से ऐसे घुल मिल जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये मिक्स भी है, ये कंपाउंड मिक्सचर बना के है ना भाई, तो होमोजीनियस मिक्सचर है वो। ठीक है, एग्जाम्पल भी बताऊंगा, अभी पहले एक पॉइंट और नोट कर लेते हैं, वो क्या है हमारे लिए, द पार्टिकल, ये द पार्टिकल, द पार्टिकल ऑफ वन component, of one component is mixed uniformly, is mixed uniformly throughout the mixture। ठीक है भाई, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होगा वो। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है हमारे लिए इसके, इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे हम बात करें शुगर सॉल्यूशन की, शुगर सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या है, आप चीनी को लीजिए, पानी के अंदर डिसॉल्व कर दीजिए, तो क्या हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे ये चीनी है और ये पानी का पार्टिकल है, ऐसा कर सकते हैं क्या, क्या बोला मैंने, कि चीनी को लेना है और उसको पानी के अंदर डिसॉल्व कर देना है, तो फिर क्या होगा, क्या हम उसे सेपरेट कर पाएंगे, हमें अलग अलग दिखाई देगा कि ये शुगर का पार्टिकल है, ये पानी का पार्टिकल,
तो ऐसे तो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, तो होमोजीनियस मिक्सचर होगा। इसी तरीके से और कौन कौन से हो सकते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। उसके बाद और क्या हो सकता है हमारे लिए, और भी कई सारे हो सकते हैं, एक्सेट्रा लिख देता हूं मैं, ताकि आप और भी सारे सॉल्यूशन जिनको आप बाउंड्री के बेसिस पे सेपरेट ना कर सको, वो होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि यहाँ पे तो बाउंड्री दिखाई नहीं दे रही है ना भाई। तो ये हमारे लिए होमोजीनियस मिक्सचर होगा। और ये सेकंड पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, द पार्टिकल ऑफ वन कंपोनेंट इज मिक्सड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द मिक्सचर। ये वाला पार्ट हम थोड़े समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने क्या किया, एक बीकर लिया, ठीक है, इस बीकर के अंदर मैंने क्या किया, एक सॉल्यूशन बनाया, होमोजीनियस मिक्सचर बनाया। कैसे बनाया, मैंने पहले तो इसके अंदर क्या फिल कर दिया, पानी को फिल कर दिया। कितना पानी फिल कर दिया, अप्रोक्सीमेटली मैं बोलता हूँ 100 ml पानी फिल कर दिया। कितना पानी फिल कर दिया, 100 ml, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या किया, इसके अंदर 100 ml और क्या डाल दिया मैंने, इसके अंदर 100 ml तो पानी था पहले से, और इसके अंदर मैंने अब क्या डाल दिया, 100 ml इथेनॉल डाल दिया, इथेनॉल डाल दिया, ठीक है भाई, है ना, अल्कोहल का इस्तेमाल कर लिया। तो ये टोटल मिक्सचर मेरे लिए 200 ml बन चुका है ना भाई। लेकिन अगर हम लोग बात करें वाटर इज टू इथेनॉल का रेशियो, वाटर और इथेनॉल का रेशियो कितना है, वॉल्यूमेट्रिक रेशियो कितना है, तो वाटर हमने 100 ml लिया है और इथेनॉल भी कितना लिया, 100 ml। तो मतलब 1:1 का रेशियो हमारे लिए, कितने का रेशियो आया बेटा, 1:1 का रेशियो आया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मैं इसमें से क्या करता हूं, कुछ पार्ट निकालता हूं, अप्रोक्सीमेटली मैंने क्या किया, इसमें से मैंने बाहर निकाला 3 बार, 3 बार मैंने बाहर निकाला। एक एक्सपेरिमेंट किया, फिर दूसरी बार निकाला, और फिर एक बार और निकाला मैंने, 3 बार निकाला मैंने। तो पहली बार में मैंने निकाला अप्रोक्सीमेटली, मैं आपको बताता हूँ, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने निकाला 10 ml। दूसरी बार में मैंने निकाला 20 ml, और तीसरी बार में मैंने निकाला है मान लेते हैं 50 ml। तो क्या आप मुझे बता सकते हो वाटर कितना आया होगा और हमारे लिए इथेनॉल कितना आया होगा, वाटर कितना आया होगा और इथेनॉल कितना आया होगा, अगर हम यहाँ पर बात करें वाटर की और यहाँ पर बात करें इथेनॉल की। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में वाटर कितना आया होगा और इथेनॉल कितना आया होगा, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि हमने मिक्स ही 1:1 रेशियो में किया था, और ये पार्टिकल ऐसे मिक्स होते हैं सभी जगह पे यूनिफॉर्म है। तो अगर हमने 10 ml निकाला तो पानी भी एक पार्ट रहा होगा, इथेनॉल भी एक पार्ट, यानी कि ये हमारे लिए 5 ml रहा होगा वाटर, और इथेनॉल भी कितना रहा होगा, 5 ml। सिंपल सा लॉजिक है। अगर 20 ml है तो हम किसको किससे डिवाइड कर देंगे, 10 ml वाटर रहा होगा और 10 ml क्या रहा होगा, इथेनॉल रहा होगा। रेशियो आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया। और 50 ml निकाला अगर मैंने सॉल्यूशन में से 200 में से, तो फिर हमारे पास ये 25 ml रहा होगा वाटर, और 25 ml क्या रहा होगा बेटा, इथेनॉल रहा होगा। सिंपल सा लॉजिक है। क्यों, क्योंकि आपको मालूम था कि वहां पर रेशियो क्या है, फिक्स है, 1:1 का रेशियो है। और ये पार्टिकल यूनिफॉर्मली मिक्स हुए, मतलब ऐसे नहीं है कि कुछ पार्टिकल ज्यादा इधर पे, इथेनॉल ज्यादा इधर पे घुल गया, एक पोर्शन में इधर पे ज्यादा इथेनॉल घुल गया, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ये थोड़ी ना हुआ, वो यूनिफॉर्मली मिक्स हुआ। यूनिफॉर्मली मिक्स होने का मतलब क्या है, वो पानी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सभी जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारे लिए, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर पढ़ लिया, आप किसके बारे में पढ़ते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर हो गया, आप किसके बारे में पढ़ना है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में पढ़ना। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि हम लोग इसमें यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होता है, दे डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। अब ऐसा बोलो या फिर बोल दो नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, सेम भी बात है, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन सेम ही चीज है, ठीक है भाई। इंग्लिश लिखने का तरीका है ये, तो कोई नॉन, ये लिखेगा दे डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, कोई लिखेगा दे हैव नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, एक ही बात है वो तो, ठीक है। इनका कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं होगा, है ना।
और इसमें क्या है, दे कैन बी सेपरेटेड आउट, दे कैन बी सेपरेटेड आउट ऑन द बेसिस ऑफ बाउंड्री, ऑन द बेसिस ऑफ बाउंड्री। मीनिंग अगर हम लोग बात करें कि हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, कैसे सेपरेट कर सकते हैं, एग्जांपल देखो पहले। जैसे मैंने क्या किया, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाया। कैसे बनाया, मैंने क्या किया, ऑयल लिया और उसके साथ में क्या ले लिया, वाटर ले लिया। तो आप बताओ क्या ये मिक्स हो जाएंगे अच्छे से? मिक्स तो नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे मिक्स, बताओ। एक हमारे पास बीकर है, उसके ऊपर क्या, उसके नीचे क्या रहेगा, पानी रहेगा। ये क्या हमारे लिए पानी है। और इसके ऊपर क्या रहेगा हमारे लिए, मान लेते ऑयल रहेगा। इसके ऊपर क्या रहेगा, ऑयल रहेगा। ये रहा ऑयल, ये ऑयल है। ऑयल तो ऊपर फ्लोट करेगा नहीं करेगा, तो हम इसे सेपरेट आउट कर सकते हैं इजीली। हम बोलेंगे कि ऊपर वाली लेयर जो है वो किसकी है, वो ऑयल की है, और नीचे वाली जो लेयर है वो किसकी है, ऑयल की। तो देखो ऊपर वाली ऑयल की लेयर है और नीचे वाली पानी की लेयर है, H2O की। तो हम इनको सेपरेट आउट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बाउंड्री। ये रही बाउंड्री, इनके बीच में ये रही सेपरेशन बाउंड्री। तो इस सेपरेशन बाउंड्री के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। और भी कई सारे सॉल्यूशन बना सकते हैं, जैसे हम लोग सॉल्ट और शुगर को मिक्स कर दें, आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर को मिक्स कर दें, तो वो सब हमारे लिए हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। ये सारे आप लोगों ने पढ़ चुके हैं। और इनको हम लोग फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं, दे कैन बी सेपरेटेड आउट फिजिकली, है ना भाई। फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं। इनको कैसे सेपरेट कर सकते हैं, फिजिकली। इनका फिजिकल सेपरेशन इजी है, फिजिकल सेपरेशन इज इजी। इनको अपन लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं, फिजिकली इजीली। मतलब आप, मतलब हाथ डाल के सॉल्ट को अलग कर दोगे और शुगर के पार्टिकल को अलग कर दोगे, इससे हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको सारे के सारे पार्टिकल दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो ये क्या था हमारे लिए, ये बहुत ही बेसिक पार्ट था जो हम लोग कवर कर चुके हैं। अब इसके बाद जो हमारे लिए आएगा वो आएगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। वो हम लोग कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। एक बार इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास को वाइंड अप करते हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में, है ना भाई। इससे पहले हम लोगों ने इंटर कन्वर्जन भी देखा स्टेट ऑफ मैटर का, जो कल मैंने छोड़ा था। और उसके बाद हम लोग किसके ऊपर आए, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैटर को दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस। उसके बाद प्योर सब्सटेंसेस दो तरीके के होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। और इम्प्योर सब्सटेंसेस भी दो तरीके के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बनते हैं और जिनका कॉम्पोजिशन क्या होता है, फिक्स्ड होता है। अब प्योर सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं, दे आर कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। वो एक ही टाइप के एटम से मिलके बनते हैं। दे आर सिंपलेस्ट सब्सटेंस विच कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन। उनको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे लिए, दे आर सिंपलेस्ट सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन। देयर आर 118 एलिमेंट। कितने एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है हमारे लिए, दे कैन एग्जिस्ट एज एटम्स और मॉलिक्यूल। तो जो एलिमेंट्स हैं वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और सिंपल एटम के फॉर्मेट में भी। तो जैसे अगर हम लोग बात करें H2, तो हाइड्रोजन मुझे H2 के फॉर्मेट में मिलता है। तो वो क्या हो गया हमारे लिए, H हाइड्रोजन का एटम अकेला थोड़ी ना मिलेगा, वो तो मॉलिक्यूल के फॉर्मेट में मिल रहा है। तो एलिमेंट हमें एटम के फॉर्मेट में भी मिल सकते हैं और मॉलिक्यूल के फॉर्मेट में भी। और एटम क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। जो भी एलिमेंट है उसका सबसे छोटा पार्टिकल जो भी होगा उसको क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। और एटम हमारे लिए फ्रीली भी एग्जिस्ट करते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी। तो कंबाइन कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन ने मॉलिक्यूल बना लिया H2, नाइट्रोजन ने मॉलिक्यूल बना लिया N2। तो इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। फिर बारी आती है किसकी, मॉलिक्यूल की। तो मॉलिक्यूल आर मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम्स। 2 या 2 से ज्यादा एटम चाहिए तो हमारे लिए क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा बस। और फिर क्या, सम एलिमेंट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल। तो कुछ एलिमेंट मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करते हैं, ये तो हम पहले ही देख चुके हैं। फिर कंपाउंड की बारी आती है। अब कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड होता है व्हेन 2 और मोर एटम्स। भाई यहाँ पे भी हमारे लिए मतलब ये बात कर रहा है, कंपाउंड क्या होता है, एक मॉलिक्यूल ही चाहिए हमें।
लेकिन उसके अंदर एलिमेंट कैसे हो, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट हो, तो उससे क्या बन जाएगा हमारे लिए, कंपाउंड बन जाएगा। आर कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स रेशियो, द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड, तो उससे क्या बन जाएगा हमारे लिए, कंपाउंड बन जाएगा। एग्जाम्पल बताया ये मैंने आपको, और यहाँ पे बताया कि हमारे पास जैसे H2O है, H2O एक कंपाउंड है। क्यों कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पे दो या दो से ज्यादा एटम तो है प्रेजेंट, और दोनों डिफरेंट टाइप के हैं, हाइड्रोजन भी डिफरेंट है और ऑक्सीजन भी डिफरेंट है। किस रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं, 2:1 रेशियो में। अगर वो रेशियो चेंज कर देते तो ये कंपाउंड भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। H2O2 is something different than H2O। और क्या होगा, कंपाउंड्स आर ऑलवेज होमोजीनियस। कंपाउंड कैसे होते हैं, होमोजीनियस, घुल मिल जाते हैं एक दूसरे में। फिर मिक्सचर्स के बारे में बात हुई, दे आर इम्प्योर सब्सटेंसेस, दे डू नॉट हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, दे डू नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। एयर एग्जाम्पल बताया, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। दो तरीके के होते हैं हमारे लिए, होमोजीनियस मिक्सचर होता है और हेट्रोजीनियस। फिर होमोजीनियस में हमने बात की है, द कंपोनेंट कंप्लीटली मिक्स विथ ईच अदर, नो बाउंड्री इज विजिबल, उनमें कोई बाउंड्री विजिबल नहीं होती है। द पार्टिकल ऑफ वन कंपोनेंट इज मिक्स्ड विथ यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द मिक्सचर, तो यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं। और उसका एग्जाम्पल बताइए मैंने कि हमारे पास पानी और इथेनॉल अगर मैंने 100 लिया है तो उनका 1:1 रेशियो हो गया। अब मैं इस सॉल्यूशन में से कितना ही पार्ट निकालूं, उसमें 1:1 रेशियो में हमें पानी मिलेगा और इथेनॉल मिलेगा। तो जैसे 10 ml निकाला हमने 200 ml में से, तो हमारे पास 5 ml तो पानी है और 5 ml क्या है, इथेनॉल है। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा। अब उसके बाद हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हम लोग बाउंड्री के बेसिस पे सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है भाई, किसके बेसिस पे सेपरेट आउट कर सकते हैं, बाउंड्री के बेसिस पे। और इनको सेपरेट करना बहुत ही इजी टास्क होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर को। इसके साथ ही हम लोग अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट, या फिर ऐसा बोले कि मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे, मेजरमेंट वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। ये तो हमने रिवीजन किया है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी, थर्ड क्लास, उसमें हम लोग अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो हमारे लिए 11th क्लास में इंपॉर्टेंट होगा। कोई डाउट है तो पूछ लो। सर फिर H2SO4 का रेशियो चेंज है तो उसमें कोई, क्या पूछना चाह रहे हो बेटा, फिर से पूछो एक बार, अच्छे से टाइप करो। सर फिर H2SO4 का रेशियो चेंज है तो उसमें कोई चेंज होगा। बेटा रेशियो देखो, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। अगर हम देखो इधर पे ध्यान से देखना, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर देखो, जैसे H2SO4 की बात करें तो H2SO4 होता है हमारे लिए सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अब इस एसिड के अंदर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कितने एटम्स है। देखो, दो तो हमारे पास हाइड्रोजन का एटम है, एक हमारे लिए सल्फर का एटम है, और चार हमारे लिए ऑक्सीजन के एटम है। तो मतलब अगर हम लोग बात करें हाइड्रोजन इज टू सल्फर इज टू ऑक्सीजन की, तो वो हमारे लिए रेशियो फिक्स आ रहा है, यानी कि 2:1:4 का रेशियो आ रहा है। अगर कहीं पे ये रेशियो चेंज कर दिया तो हमारे लिए H2SO4 नहीं बन पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि जैसे अब मैंने क्या किया, मैंने एक कंपाउंड लिया, जैसे उसमें क्या किया मैंने, दो तो हाइड्रोजन ले लिए मेरी मर्जी, और फिर क्या किया, एक सल्फर ले लिया, और क्या किया, 5 ऑक्सीजन ले लिए। कितना क्या कर दिया, 5 ऑक्सीजन ले लिए। तो यहां पे अगर हम लोग देखें, हाइड्रोजन इज टू सल्फर इज टू ऑक्सीजन, तो इनका रेशियो क्या हो गया, चेंज हो गया, 2:1:5 आ गया। तो ये नंबर और ये नंबर आपस में मैच नहीं कर रहे ना, तो यहां से जो कंपाउंड आएगा H2SO5, उसको हम सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बोलेंगे, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4, वो फिक्स है, वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। अगर आपने रेशियो चेंज कर दिया एटम्स का रेशियो चेंज कर दिया, तो बनने वाला कंपाउंड भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो ये कोई और एसिड होगा, ये किसी इस एसिड का कुछ और नाम होगा, लेकिन इस वाले एसिड का सल्फ्यूरिक एसिड नाम है, ठीक है। तो यहां पर एक्चुअली में अगर तुम देखोगे आगे चल के इनके स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये परऑक्सी एसिड है एक तरीके से, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन ये तुम्हें समझ में आना चाहिए कि एटम का रेशियो मॉलिक्यूल के अंदर या कंपाउंड के अंदर फिक्स होता है।
एटम का रेशियो कंपाउंड के अंदर क्या होगा, फिक्स होगा। जैसे वाटर की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब, वाटर का मतलब ही यही होता है कि वहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो वो कितना है, 2:1 का है। ये फिक्स बात है, ठीक है। ये रेशियो चेंज कर दोगे तो कंपाउंड चेंज हो जाएगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड की, तो वहां पे क्या होगा हमारे लिए, कार्बन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो फिक्स है, यानी कि कितना, टू इज टू, सॉरी, कार्बन का रेशियो 1:2 ये आ जाएगा। अगर हम लोग सेम कर देते तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा क्या, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका मतलब क्या है कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन तो कर रहे हैं, लेकिन किस रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं, 1:1 रेशियो में। तो देखो यहां पर रेशियो 1:1 है और यहां पर रेशियो 1:2 है। तो यहां से मॉलिक्यूल बन के आ रहा है CO2 और यहां से मॉलिक्यूल बन के आ रहा है CO। ठीक है, तो कार्बन भी 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है, तो 1:1 रेशियो में कंबाइन हो रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। लेकिन अगर हमारे लिए 1:2 रेशियो में कंबाइन हो रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। तो अगर एटम का रेशियो चेंज कर दोगे तो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म होंगे। जैसे आपने बताया था कि H2O2 सेम रेशियो नहीं है, वैसे ही H2SO4 में कोई रेशियो सेम नहीं है, तो कंपाउंड में आएगा। अच्छा, कंपाउंड और क्या बोल रहे हो, जैसे आपने बताया था कि H2O2 सेम रेशियो नहीं है, वैसे ही H2SO4 में भी कोई रेशियो सेम नहीं आया तो कंपाउंड में आएगा। हाँ बेटा, कंपाउंड में ही आएगा। देखो कंपाउंड का मतलब क्या है, पहले तो ये समझ लो मॉलिक्यूल और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। पहली बात, मॉलिक्यूल में दो या दो से ज्यादा एटम हो, टू और मोर देन टू एटम्स हो, मोर देन टू एटम्स हो, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल हो जाएगा। फर्क नहीं पड़ता वो सेम ही हो या डिफरेंट हो। जैसे हम लोग बात करें O2, ये भी मॉलिक्यूल है, O3 ये भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, O3 ये भी मॉलिक्यूल है, NO ये भी मॉलिक्यूल है, CO ये भी मॉलिक्यूल है, ये फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कंपाउंड में क्या बोला गया, कंपाउंड में क्या बोला गया कि हमारे पास दो और मोर देन टू एटम्स हो प्रेजेंट, ये तो सही बात है। मोर देन टू एटम्स हो प्रेजेंट, ये भी सही बात है, दो या दो से ज्यादा एटम हो प्रेजेंट। लेकिन साथ में वो डिफरेंट एलिमेंट क्यों, किसके हो, डिफरेंट एलिमेंट्स क्यों, उनके एलिमेंट्स क्या हो, डिफरेंट हो, ये रेश। तो अब हम यहां पे कंपाउंड में O2 को नहीं रख पाएंगे, O2 को नहीं रख पाएंगे, क्यों, क्योंकि वो सेम ही टाइप के एटम से मिलके बना है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन इज नॉट अ कंपाउंड, इट्स अ मॉलिक्यूल। लेकिन अगर हम लोग बात करें CO, तो ये CO कंपाउंड हो जाएगा हमारे लिए। क्यों, इसमें एक तो कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, ये मैं आपको बता रहा हूं। और इनका रेशियो भी क्या है, फिक्स्ड है। इनका रेशियो देखो, पहली कंडीशन तो बताई ये, और दूसरी कंडीशन ये बताई, और तीसरी कंडीशन क्या है, फिक्स्ड रेशियो, फिक्स्ड रेशियो। तो ये तीन चीजें देख लो तो कंपाउंड हो जाएगा। ये पहली चीज अकेले देखोगे तो मॉलिक्यूल है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स कंपाउंड होते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। और पूछो, है कोई डाउट, एंड करें क्लास को बेटा, कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है बेटा, तो अब हम ना, अब कल की क्लास हम लोग शेड्यूल कर लेते, तो कल इसी टाइम पे क्लास होगी, 8 साढ़े 8 बजे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली 9 बजे तक स्टार्ट हो ही जाएगी, तो उससे पहले ही ज्वाइन कर लिया करे, ठीक है। चलो।